वेलकम एवरीवन। सो आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। सो लास्ट वीडियोस में जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था वो हमने कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था और ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करने पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो शिफ्ट होती है और ऑक्सोक्रोम्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना इफेक्ट किस तरीके से शो करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सोक्रोम है वो ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मिथाइल ग्रुप है वो अपना एक्सटेंशन शो करता है। और फिर जो नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर और जो सिस स्ट्रक्चर होता है उसमें सिस है वो ज़्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू शो क्यों करता है। तो अब उन्हीं सारे फैक्ट्स के बेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके ये वुडवर्ड और फिजर्स ने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का एक रूल डिजाइन किया, इंपीरिकल रूल, जिससे लगभग जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है उससे ये आप ये मानो कि ±5 नैनोमीटर तक किया जो डिफरेंस तक के जो एग्जैक्टली है वो ये वुडवर्ड फिजर रूल है वो कैलकुलेट कर सकता है। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में जो ये रूल है वो यहाँ पे 1945 में रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड ने दिया था जो कि नॉर्मल सिंपल डाई इन्स और ट्राई इन्स के लिए था। फिर इस रूल को 1959 में मॉडिफाई किया गया था फिजर के द्वारा। सो यहाँ पे ये चीज करते, ये जो रूल्स है जहाँ पे हमें ये बेस वैल्यूज याद रखनी होती है, कई बार हमें गिवन होती है और हम ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन बेस वैल्यूज के साथ साथ जो यहाँ पे जो टर्म्स हैं जैसे हेटेरो एनुलर डाइइन जो होता है, होमो एनुलर डाइइन होता है, इन टर्म्स को हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे और इस रूल के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। सो हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बेस वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। जो अपना स्टार्टिंग का जो बेस वैल्यू आएगी किसी डाई इन के लिए वो हमें सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे यदि एसाइक्लिक का मतलब होगा कि यदि कंपाउंड्स जो मतलब रिंग फॉर्म में नहीं है, यदि कोई ऐसा कंपाउंड जहां पे रिंग नहीं है उसे हम बोलेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मैं ये लिख देता हूं एक, तो ये जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक कंपाउंड है और यदि मैं रिंग बनाता हूं तो ये वाला जो है ये रिंग फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये रिंग है। तो यदि ऐसा कोई कंपाउंड आता है तो वो उसके लिए जो बेस वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, 240 नैनोमीटर लेनी है। और दूसरा यहाँ पे हेटेरो एनुलर और होमो एनुलर डाइइन है। जो लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि ये सिस ये ट्रांसफॉर्म होती है और ये सिस फॉर्म होती है तो ट्रांसफॉर्म की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर बात करूं तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो ट्रांस की है वो लो होती है। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा तो कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड आएगा वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि वो ट्रांसफॉर्म गेन करे, ठीक है। और सिस में जो मतलब यदि यहाँ पे मान लो यदि बल्कि ग्रुप कोई प्रेजेंट है या फिर इधर भी यदि कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इन ग्रुप्स की जो अपने आपस में जो रिपल्सन होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, उसके कारण जो इस सिस की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो क्या होती है, हाई होगी। तो हाई होने के कारण जो इनका जो डेल्टा ई है, ट्रांजिशन एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी जो होमो और लोमो होगा, होमो लूमो का जो एनर्जी गैप होगा वो इसके केस में लेस होगा और इसके केस में वो क्या होगा, हाई होगा। और जहां पे लेस एनर्जी होती है वहां का जो लैम्डा की वैल्यू है वो हाई आती है। तो ये कंसेप्ट था। अब होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर डाइइन्स का मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास ऐसी रिंग प्रेजेंट हो जिसमें डाइइन्स है वो दोनों एक ही रिंग के अंदर यदि प्रेजेंट हो, जैसे ये रिंग यदि मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि ये एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इस रिंग को हम बोलेंगे
ये क्या है, होमो एन्युलर डाइईन है। और ये एक तरीके से आप देखो सिसोइड फॉर्म बना रहा है। सिसोइड की वैसे भी एक जो बेस वैल्यू है वो लैम्डा मैक्स की वो ज्यादा होगी। और हेटेरो एन्युलर डाइईन्स में क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है, हमें सिर्फ कॉन्जुगेटेड डाइईन देखना है, ये हेटेरो एन्युलर बोलेंगे हम इसे, हेटेरो एन्युलर डाइईन बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्रोमोफोर है सॉरी तो ये जो डाइईन है ये ट्रांसफॉर्म की होगी, तो ये ट्रांसोइड बोलेंगे इसे हम। और ट्रांसोइड की जो बेस वैल्यू है वो सिसोइड से थोड़ा कम होती है। इसी कारण जो सबसे पहले जो बेस वैल्यू है जो हमें सिलेक्ट करनी है, यदि हेटेरो एन्युलर डाइईन है या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके लिए जो बेस वैल्यू जो हम सिलेक्ट करेंगे वो अपनी क्या रहेगी, 214। और वहीं पे यदि होमो एन्युलर डाइईन आती है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू वो हमें 253 नैनोमीटर है वो सिलेक्ट करनी है। ये इंपेरिकल रूल्स के अकॉर्डिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ईच डबल इंक्रीमेंट कितना होगा। फिर हमें बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद इन चीजों को देखते हुए हमें इंक्रीमेंट अप्लाई करना है। करना हमें इंक्रीमेंट अप्लाई करना है। तो इंक्रीमेंट अप्लाई करने के लिए क्या चीज होगी, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था लास्ट में कि कॉन्जुगेशन जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो ट्रांजिशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी। और ट्रांजिशन एनर्जी कम होने से जो लैम्डा की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग से, जैसे ये डाइईन, ये नॉर्मल इथाइलिन के लिए था, फिर जब ब्यूटाडाइईन जो हमने बनाया था उसके लिए इस टाइप से हमें ये जो एनर्जी लेवल्स है वो मिले थे। और फिर उसके बाद जो ट्राइईन हमने बनाया था उसके लिए एनर्जी लेवल्स है वो इस टाइप से थे। तो हर एक कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डाइईन में, सॉरी नॉर्मल इथाइलिन में। जब डाइईन बनाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इनका होमो बन जाएगा और ये इसका लूमो बन जाएगा। और जब ट्राइईन आ जाएगा तो ट्राइईन में 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो हम ऐसे फील करेंगे। तो ये इसका होमो होगा और ये इसका लूमो होगा। तो आप देखो कि हर एक कॉन्जुगेशन के साथ जो डेल्टा ई है वो होमो लूमो का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो रहा है। और होमो लूमो का एनर्जी गैप डिक्रीज होने से डेल्टा ई यदि डिक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो वो एम्पिरिकल रूल क्या कहता है, यदि एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग में होता है तो हर एक के लिए 30 का हमें एडिशन करना है। जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, ये एसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाता हूं मैं, ये एसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके लिए जो बेस वैल्यू है वो 240 नैनोमीटर रहेगी। और वहीं पे यदि ये ट्राइईन यदि बन जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है वो कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। ये नॉर्मल डाइईन के लिए रूल रहेगा। तो डाइईन के आगे यदि एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो वो +30, 214 +30। यदि वहीं पे यदि ये एक और कॉन्जुगेशन यदि बढ़ा दें तो 2 कॉन्जुगेशन आएगी। तो 2 के लिए हम कितना लगाएंगे, 1 के लिए 30 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 60। तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का मतलब ये होगा, ठीक है। और एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हमें कहां पे देखना है, नेक्स्ट है एल्काइल सब्स्टिट्यूट। एल्काइल सब्स्टिट्यूट देखना है हमें क्रोमोफोर जो अपना होगा, क्या होगा, जो ये क्रोमोफोर के साथ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने ये बना दिया यहां पे, तो ये क्रोमोफोर अपना इतना ही है क्योंकि इसके आगे तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो क्रोमोफोर इतना ही है। और क्रोमोफोर के साथ हम ये एक अकेला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम एक एल्काइल ग्रुप लेके चलेंगे, 2, ठीक है। वैसे ही यदि मैं ऐसे बनाता हूं कोई सिस्टम, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना लिया, रिंग बनाता हूं मैं एक, उस रिंग के बेस पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका मतलब है।
ये क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर तो डाई इन के कारण ही होगा, तो क्रोमोफोर वाला कितना पोर्शन है, सिर्फ इतना क्रोमोफोर है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमें, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये दो भी एल्काइल ग्रुप है, बट एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हमें कौन सा देखना है, जो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हो, डायरेक्टली क्रोमोफोर के साथ जुड़ा हो। तो डायरेक्टली क्रोमोफोर के साथ यहाँ पे सिर्फ ये दो ही जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, तो हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन है वो हम दो को ही कंसीडर करेंगे। और रिंग रेजिड्यू कहा क्या आएगा, रिंग रेजिड्यू वो आएगा जो आगे रिंग को कंटिन्यू कर रहा है, जो मतलब जैसे ये रिंग बना रहे हैं ना, या फिर ये मानो कि जब हम रिंग में से क्रोमोफोर को अलग करने के लिए कितनी जगह से हमें रिंग को ब्रेक करना है, आप वो भी मान के चल सकते हो। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट के बाद जैसे मैंने ये बनाया था वो ही बनाता हूं मैं दोबारा। तो ये यदि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने CH3 बनाया था, तो यहाँ भी मैंने ये दो तो हमने मान लिए, क्या मान लिए, ये दो तो हमने क्या मान लिए, एल्काइल सब्स्टिट्यूट। अब यदि आप यहां से देखो तो ये इतना क्रोमोफोर है, तो इस क्रोमोफोर के साथ ये भी तो एक तरीके से एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, बट ये रिंग का पार्ट है, ये वाला किसका पार्ट है, रिंग का पार्ट है, तो इसे हम बोलते हैं रिंग रेसिड्यू बोलेंगे हम इसे, ठीक है। और वैसे ही ये एल्काइल का यहाँ पे ये क्रोमोफोर हो गया, और इस क्रोमोफोर के इधर भी तो ये एक तरीके से एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गया, बट रिंग का पर्सन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका क्या एक रिंग रेजिड्यू है, इधर भी आपका ये क्या एक रिंग रेजिड्यू है, और ये भी क्या है एक रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू ये होते हैं। नॉर्मल अगर मैं देखूं सीधा सा, अगर हम जनरल से तरीके से अगर सीधा सा सोचे, ज्यादा ना सोचते हुए, तो इस क्रोमोफोर को रिंग में से अलग करने के लिए क्या, इस क्रोमोफोर को ये रिंग में से यदि मैं बाहर निकालना चाहूं इसे, तो मुझे इसे कहां कहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करना होगा, और यहां से ब्रेक करना होगा। तो जितनी जगह से जहां जहां से हमें ब्रेक करके हम इस क्रोमोफोर को रिंग से बाहर निकाल सकते हैं, वो आपके क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू कहलाएंगे। वो आपके क्या बनेंगे, वो हम उन्हें क्या मान के चलेंगे, रिंग रेजिड्यू मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 1 2 3 और ये 4 रिंग रेजिड्यू अपने पास हो गए। तो रिंग रेजिड्यू अपने ये ऐसे हैं। और यदि मैं एक और यदि यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूं, जैसे ये बना दिया मैंने, तो सिर्फ क्रोमोफोर को हमें अलग करना है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितने आएंगे, अपना क्रोमोफोर तो इतना है ये, तो इस क्रोमोफोर को यहां से हटाने के लिए ये मुझे यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, और यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, और यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। फिर आप ये मानो एल्काइल सब्स्टिट्यूट जो एक रिंग फॉर्म कर रहा हो, वो आपका क्या रहेगा, रिंग रेजिड्यू रहेगा यहाँ से। तो ये भी आपके लिए, तो यहाँ से कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 4 आपके रिंग रेजिड्यू हो गए, ठीक है। तो यदि यहीं पे यदि ये ऐसे यदि बना दे, नीचे की तरफ एक और यदि रिंग में बना दो यहाँ पे, तो अब कितने होंगे, ये भी एक रिंग का पोर्शन है, ये भी एक रिंग का पार्ट है, ये भी एक रिंग बना रहा है, इधर ये भी आगे रिंग का पार्ट है, और ये भी सब्स्टिट्यूट है, वो रिंग का पार्ट है, क्योंकि इसके यहाँ सब्स्टिट्यूट है तो ये रिंग बना रहा है, ये सब्स्टिट्यूट है रिंग बना रहा है, इधर वाला सब्स्टिट्यूट है वो रिंग बना रहा है। तो ये एक तरीके से एल्काइल सब्स्टिट्यूट ही होते हैं अपने पास, एक तरीके से रिंग रेजिड्यू एल्काइल सब्स्टिट्यूट ही होते हैं। तो यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 रिंग रेजिड्यूज आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ से, ओके। अब फिर हम बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल। हाँ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से हमें काउंट करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम काउंट करने में गलती करते हैं कई बार। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है कि एक्सो, 2 वर्ड हो गए ना, एक्सो प्लस साइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक का मतलब जो बाहर प्रेजेंट हो, आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट हो। तो जैसे मैं ये रिंग बनाता हूं यहाँ पे, तो ये यदि डबल बॉन्ड है, ये क्या है, एक्सो डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और जो रिंग के अंदर होता है वो क्या होता है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है।
तो ये एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बने। तो रिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमें वही काउंट करने हैं कि कितने रिंग है, कितनी रिंग है और उन रिंग के कितने बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड है ना, कोई एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड है, वो किसी पर्टिकुलर रिंग के लिए एनी डबल बॉन्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिंग एंडो होगा, एंड दैट द सेम जो होगा ना कैन बी एक्सोसाइक्लिक टू अनदर रिंग। ये इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ये बात कि एक डबल बॉन्ड है, यदि मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 रिंग प्रेजेंट है तो वहां पे जो एक डबल बॉन्ड है ना, वो एक रिंग के लिए तो एंडो होगा और दूसरे के लिए वो क्या होगा, एक्सो होगा। ये बात है यहां से। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेके चलता हूं, ये हो गया, यहां पे 2 रिंग है ए एंड बी, 2 रिंग लेके ये दोनों जो डबल बॉन्ड है ना, यहां से ये दोनों डबल बॉन्ड इस ए रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो ये ए के लिए तो एंडो हो गए, ए के लिए ये क्या हो गए, एंडो हो गए, फॉर ए दीज आर एंडो। और सेम टाइप यदि आप बी रिंग को देखो, तो यदि आप इस रिंग को यदि भूल जाते हैं हम यहां से, तो ये ऐसे बन रहा है। तो इस रिंग के लिए फॉर बी दीज आर क्या, एक्सोसाइक्लिक। यही है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड एक रिंग के लिए एंडो होगा, वही डबल बॉन्ड किसी दूसरी रिंग के लिए क्या हो सकता है, एक्सो हो सकता है। तो ये हमें इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही डबल बॉन्ड है ना, वो 2 रिंग के लिए एक्सो बन जाए, एक ही डबल बॉन्ड है वो 2 रिंग के लिए एक्सो बन जाए। वो कैसे, वो ऐसे जैसे ये हो गया, अब ये वाला डबल बॉन्ड है जैसे यहां से, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड है, जैसे ये क्रोमोफोर हो गया, ये ए रिंग हो गई, ये बी हो गई और ये सी रिंग। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये यदि हम ए रिंग को बना के देखें तो ए के लिए ये ऐसे हो गया, एक्सोसाइक्लिक हो गया ए रिंग के लिए। और यदि हम इन दोनों रिंग को यदि बुला दें एक बार के लिए, तो ये यदि इन दोनों रिंग को अगर मैं छोड़ दूं तो भी ये देखो सी के लिए ऐसे बन रहा है। तो यही डबल बॉन्ड ए के लिए भी एक्सो है, फॉर ए एक्सो है, और यही डबल बॉन्ड है वो किसके लिए एक्सो हो गया, सी के लिए भी ये एक्सो है, फॉर सी इट इज आल्सो एक्सो। तो एक ही डबल बॉन्ड है वो 2 के लिए भी एक्सो हो सकता है। यदि 2 के लिए एक्सो हो रहा है तो हम 2 काउंट करेंगे, यदि वो 3 रिंग के लिए एक्सो बन रहा है तो हम उसे 3 काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम जितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना, जितने काउंट होंगे वो, यदि 2 रिंग के लिए काउंट हो रहा है तो हम उस एक डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट करेंगे। 2 भी अगर हो रहा है वो, तो हम उस एक को क्या काउंट करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हमें ध्यान से देखना है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चूज करने में गलती ना हो। और फिर इसके बाद यदि हमारे पास क्रोमोफोर के ऊपर ये सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है, तो ईच एथर ग्रुप के लिए OR सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें 6 nm का प्रयोग कर यूज करना है। कोई हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन है, तो हमें 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। कोई एमाइन है Nr2 तो 60 का इंक्रीमेंट लगाना है। कोई थायोल है Sr तो हमें 30 का इंक्रीमेंट लगाना है। और कोई यदि बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए, यदि कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो वो हम बाद में भी एग्जांपल करेंगे। फॉर बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए स्पेशल एडिशन लगाना है 15 नैनोमीटर का, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हमें इस तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पे हर एक जो इसके अंदर टर्म है कि हेटेरोएनुलर, होमोएनुलर डाइइंग्स, जो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, रिंग रेजिड्यू,
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं, सिंपल से एग्जांपल करते हैं जहां से हम कैसे इन रूल्स को अप्लाई करना है तो वो हम समझ पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। आप खुद से भी बना सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल बना लो, ये सबसे सिंपल है। बस जो सिर्फ स्टार्टिंग से वहां पे कोई रिंग रेसिड्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये क्या है, सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो हमें इस टेबल को ध्यान में रखना है और इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह वगैरह अप्लाई करने हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी रहेगी, वो हमने लिखी हुई है 214। तो क्रोमोफोर अपना ये बन रहा है, डाइईन अपना ये बन रहा है, और इस डाइईन के अंदर क्रोमोफोर के साथ कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूट्स आ गए। तो ईच सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो ये अपना बन गया 224 नैनोमीटर। ये इसकी लैम्डा मैक्स आएगी, थ्योरेटिकल आएगी, और इसकी एक्सपेक्टेड है वो थोड़ी सी ±5 मैंने बताया है। जो एक्सपेरिमेंटल जो मिलती है इसकी वो कितनी होगी, ठीक है। ऑब्जर्व इसकी 2 to 6 नैनोमीटर है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व आती है, और ये कैलकुलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटल है इसकी। तो इतना फर्क हमें मिल सकता है कि ±5 नैनोमीटर तक का जो फर्क है वो हमें मिल सकता है। ये है, ये अपना सेकंड एग्जांपल है। तो यहां से हम देखो, जो कॉन्जुगेशन में देखना है, तो ये हमारा जो पेरेंट क्रोमोफोर है वो ये है, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। और एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 214 नैनोमीटर। ये इसकी बेस वैल्यू 214। अब यहां से ये डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे, ये बट ये डबल बॉन्ड इस क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये हमें काउंट नहीं करना है। ये इस क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये हमें काउंट नहीं करना है। तो हमारे लिए ये क्या होगा, तो ये क्रोमोफोर है, तो इस क्रोमोफोर के यहाँ पे ये वाला है, ये एक पूरा का पूरा एक एल्काइल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये एक पूरा एल्काइल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे, और ईच एल्काइल ग्रुप के लिए जो इंक्रीमेंट है वो है 5 नैनोमीटर का। ईच एल्काइल ग्रुप के लिए जो इंक्रीमेंट है वो 5 नैनोमीटर है। तो इंक्रीमेंट आ गया आपका 5 नैनोमीटर। तो टोटल जो लैम्डा मैक्स है वो इसकी कितनी रहेगी, तो ये चीज भी है। डबल बॉन्ड दिख गया कहीं, डबल बॉन्ड देखते ही हम +30 कर दे, नहीं। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहे हो वो देखना है। ये हो गया इसकी कैलकुलेटेड। ये वो बना लेते हैं। तो ये हो गया। सो नेक्स्ट ये बनता है अपना, तो यहां से ये हमने रिंग बनाई है, तो ये एसाइक्लिक नहीं है। तो एसाइक्लिक नहीं है तो हमें सोचना है कि ये हेटेरोएनुलर है या फिर होमोनिक। जो डाइईन है वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, होमो एनुलर डाइईन। अच्छा, तो होमोएनुलर डाइईन के लिए ये कितना रहेगा, 253 नैनोमीटर है वो बेस वैल्यू है। ये क्रोमोफोर इतना, इस क्रोमोफोर के साथ अब हमें रिंग रेसिड्यू देखने हैं। तो रिंग रेसिड्यू मतलब रिंग में से इसको बाहर निकालना है, तो जहां से आगे क्रोमोफोर के साथ रिंग कंटिन्यू रहेगी वो एंड देखने हैं। तो ये भी एक रिंग रेसिड्यू और ये भी एक रिंग रेसिड्यू। तो यहाँ पे 3 रिंग रेसिड्यू हो गए। तो 3 रिंग रेसिड्यूज है, तो ईच रिंग रेसिड्यू के लिए 5 का कंट्रीब्यूशन है, 3 के लिए कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना आ गया, अगर ऐड करें तो एल्काइल ग्रुप तो इसके साथ है नहीं,
ये एल्काइल ग्रुप है बट ये क्रोमोफोर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हमें देखने हैं जो डायरेक्टली क्रोमोफोर के साथ जुड़े हो वो। ठीक है, हाँ सॉरी, अभी ये इतना हो गया, एक चीज और रह गई। अब हमें देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब क्या देखना हमें, एक्सोसाइक्लिक, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये रिंग ए है और ये रिंग बी है, ये बी रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, ये किसके लिए है, ये बी रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो एक्सटेंशन है वो कितना रहेगा, 5 का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 273 नैनोमीटर। ठीक है, हाँ यदि अब होमो एनुलर का एग्जांपल ले लिया, अब एक एग्जांपल हम बना लेते हैं हेटेरो एनुलर का। तो हेटेरो एनुलर का एग्जांपल बनाते हैं, सेम यही रिंग बना देता हूं, सिर्फ यही फर्क रखता हूं। तो ये बना दिया हमने। ठीक है, तो ये क्रोमोफोर ये है, तो क्रोमोफोर ये है, तो ये हेटेरो एनुलर है, क्योंकि जो डाई एंड्स के डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। तो हेटेरो एनुलर के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी है, 240 नैनोमीटर है। अब यहां से देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा क्योंकि दो ही डबल बॉन्ड है। फिर देखो यहां से रिंग रेसिड्यू बन रहे हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्रोमोफोर के साथ नहीं है डायरेक्टली अटैच्ड, क्रोमोफोर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। हाँ रिंग रेसिड्यू है, एक ये और एक ये। तो कितने रिंग रेसिड्यूज है, 3 रिंग रेसिड्यूज है। कितने हैं, 3 रिंग रेसिड्यूज है। तो ईच के लिए 5, तो 3 के लिए कितना हो गया, 50 नैनोमीटर। और फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस बी रिंग के लिए फिर से क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1% है, तो ये कितना आएगा, 5 नैनोमीटर। तो और कुछ नहीं लग रहा है इसके अंदर, कोई ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2 14 15, ये टोटल आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये लैम्डा मैक्स इसका कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड जो थ्योरेटिकल है वो है। अब यदि कहीं ऐसा हो कि एक ही कंपाउंड के अंदर हेटेरो एनुलर भी बन रहा है और होमो एनुलर भी बन, यदि नेक्स्ट यदि हमारे साथ कुछ ऐसा हो कि होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर जो रिंग्स हैं वो एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू किसकी लेके चलेंगे, होमो एनुलर या फिर हेटेरो एनुलर की। सो ऑब्वियस है जो पीक वैल्यू होती है उसे ही हम लेके चलते हैं। यदि ऐसा हो किसी केस में, इन केस कुछ ऐसा बन जाए, कि होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर है वो दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर हो, ठीक, ये कंपाउंड है। तो यहां से देखो यदि आप इन दो डबल बॉन्ड को यदि मान के चलो, तो इन दो डबल बॉन्ड से ये दे रहा है होमो एनुलर, और इन दो डबल बॉन्ड इस डाई इन को लेके चलोगे तो ये दे रहा है हेटेरो एनुलर। तो इस केस में यदि आपके पास होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर दोनों बन रहे हो, तो उस केस में हमें ये सिलेक्ट करना है, जो ज्यादा होगा हमें वो सिलेक्ट करना है, 253 वाला। ठीक है, तो इसे हम होमो एनुलर मान के चलेंगे। तो क्या मान के चलेंगे, इसे हम होमो एनुलर मान के चलेंगे। और होमो एनुलर के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी है, 253। ठीक है, अब क्रोमोफोर, टोटल क्रोमोफोर अपना ये बन रहा है इतना, ये क्रोमोफोर है। तो इस क्रोमोफोर में 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है। तो इस क्रोमोफोर में 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड अब वो एक्सटेंड हुआ है, एक डबल बॉन्ड
एक्सटेंड हुआ है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितनी आगे, 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वो 1 है, तो पर के लिए कितना इंक्रीमेंट होगा, 30 का। पर के लिए कितना इंक्रीमेंट होगा, 30 का इंक्रीमेंट होगा पर के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितने हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूट इस क्रोमोफोर के साथ कहीं भी एल्काइल सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो रिंग रेजिड्यू काउंट करो कितने हैं। ये क्रोमोफोर ये है ना टोटल, तो इस क्रोमोफोर को रिंग से बाहर करना है तो एक यहां से ब्रेक करेंगे, एक यहाँ पे ब्रेक कट लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्रोमोफोर है अपना ये वाला, ये क्रोमोफोर है, ये सारा इस रिंग से अलग हो जाएगा। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 और 4, तो 4 रिंग रेजिड्यूज बन गए। कितने बन गए, 4 रिंग रेजिड्यूज बन गए। तो ईच रिंग रेजिड्यू के लिए हम 5 का इंक्रीमेंट करते हैं, तो 4 के लिए कितना हो गया, 20 का। 4 के लिए कितना हो गया, 20 का। अब चलो ठीक है, अब हम काउंट करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। अब हम काउंट करते हैं कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कितने हैं। ये कंपाउंड था अपना, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 रिंग है, ए रिंग और बी रिंग। इस ए रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड बाहर की तरफ एक्सोसाइक्लिक हो गया, तो एक एक्सोसाइक्लिक हो गया। और इस बी रिंग के लिए ये वाला है वो बाहर की तरफ है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक हो गए, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए ईच के लिए इंक्रीमेंट 5 का, तो 2 के लिए कितना हो गया, 10 का। फिर एक Nr2 ग्रुप है, तो वहां पे 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए 5 का इंक्रीमेंट। तो टोटल लैम्डा मैक्स है वो कितना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको काउंट करते हैं, 50 60 120 120 120 और 253 में ऐड करेंगे, 373 में 5 जोड़ा अपना, ये 378 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इसके अंदर है ना सारे जितने केसेस होते हैं कि एक चॉइस करनी होमोएनुलर हेटेरोएनुलर, तो वो बन गई, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू सब जितना है वो इस एक के अंदर आ गया। तो ये ठीक है इतना भी। तो ये है, इसमें हमें देखो कर ही लेते हैं, चलो इसको भी छोड़ो, आप पे क्या छोड़ते हैं, फिर कर ही लेते हैं, ए बी और सी। यहाँ पे ये हेटेरोएनुलर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें हेटेरोएनुलर और होमोएनुलर दोनों बन रहे हैं, इन दो से हेटेरोएनुलर, इन दो से हेटेरोएनुलर। बट मैन क्या हम मान के चलेंगे, होमोएनुलर प्रेजेंट है तो होमोएनुलर को मैन मान के चलेंगे। होमोएनुलर के लिए जो अब ये क्रोमोफोर है यहाँ पे कितने आगे, 4 आगे, 4 आगे, कितने आगे, 4 आगे। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा, 4 है, 2 एक्सटेंड हो गए, तो पर के लिए 30 लगाते हैं, 2 के लिए कितना लगा देंगे, 60। अच्छा, फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्रोमोफोर के साथ कहीं भी नहीं है। रिंग रेजिड्यू काउंट करो अभी कितने हैं, ये रिंग रेजिड्यू, ये भी रिंग रेजिड्यू, ये भी रिंग रेजिड्यू, ये भी रिंग रेजिड्यू और ये भी रिंग रेजिड्यू। क्योंकि इस क्रोमोफोर को अलग करने के लिए हमें इसे कितनी जगह से तोड़ना है, जहां से फिर ये इस रिंग से तोड़ेंगे, फिर इस रिंग के साथ कट लगाएंगे, इस रिंग से अलग करेंगे, इससे अलग करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 रिंग रेजिड्यूज हो गए। तो ईच के लिए 5 का, तो 5 के लिए कितना आ गया, 25। अब काउंट करो एक्सोसाइक्लिक कितने हैं। एक्सोसाइक्लिक ये इंपॉर्टेंट है, एक्सोसाइक्लिक ये वाला डबल बॉन्ड है, ये एक एक्सोसाइक्लिक हो गया, एक ये वाला डबल बॉन्ड है, ये सी के लिए एक्सोसाइक्लिक हो गए 2, और ये वाला डबल बॉन्ड है, ये बी का एक्सोसाइक्लिक हो, 3 एक्सोसाइक्लिक हो गए। तो 3 एक्सोसाइक्लिक हो गए, तो अपना 15 आ गया, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो अब एक देखते हैं जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं, स्पाइरोटाइप के बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब जिसके अंदर ब्रिज लगा हो ना, ब्रिज,
रिंग के बीच में जो ब्रिज लगा हो तो वो हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में बोलते हैं। हम एक एग्जांपल इस केस को लेके चलते हैं। ये वाला जो केस है इसको हम कंसीडर करते हैं। ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा जहां पे ब्रिजिंग कार्बन है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसा आ गया। तो इसका यदि मैं नाम लिखूं तो इसका नाम ये बने 2,3 डाइमिथाइलिन 2,2,1। 2,2,1 मतलब इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, जो ब्रिजिंग है वो 1 कार्बन है बाईसाइक्लो लिखते हैं यहाँ पे बीच में। तो हाँ सॉरी यहाँ पे बाईसाइक्लो लिखते हैं, बाईसाइक्लो 2,2,1 ये देते हैं। ये जो दो साइड बन गए ना, यहाँ पे 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, 2,2,1 और हेप्टेन। तो इसकी नेमिंग के लिए एक अलग सा फंडा होता है, तरीका होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें कभी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी कि कोई ऐसा टाइप का कंपाउंड दे दिया, 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में स्पेशली, इसका नाम बताओ। तो हम देखेंगे कि इस पे कभी कुछ अलग से यदि बना सकते हैं 1 या 2 वीडियोस तो वो भी देखेंगे। हाँ तो ये होमोएनुलर हेटेरोएनुलर टाइप की डाइईन नहीं है, ये एसाइक्लिक है। जो क्रोमोफोर है ना वो एसाइक्लिक है। तो इसके लिए बेस वैल्यूज है वो 240 नैनोमीटर है। अब रिंग से अलग करने के लिए इसके पास 2 रिंग रेसिड्यूज मान लो, चाहे आप इसे 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट मान लो। तो ईच के लिए कंट्रीब्यूशन 5 का, तो ये 10 का। तो इधर जो क्रोमोफोर के साथ एक ऐसे बाईसाइक्लिक रिंग लगी है, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 15 का हमें ऐड करना है। तो ये आएगा आपका 224 प्लस 15 239। सो ये इंपॉर्टेंट है, एक जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमारे लिए ये डाइइन्स और ट्राइइन्स के लिए हो गया। फिर जो नेक्स्ट रूल्स है इसका, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ये रूल अलग होते हैं। तो नेक्स्ट हम वुडवर्ड-फिशर रूल्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए देखेंगे कैसे होता है।